आज हम लोग मीटर सेतु और विभव मापी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाईं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। आपको याद होगा मीटर ब्रिज में कि मैं एक छोटा सा फिगर आपको ऐसे ही रफ बना के दिखा देता हूं। एक ही ऐसा गैप बना रहता था यहाँ पर बाईं ओर, और ऐसा ही लगभग एक गैप दाईं ओर भी रहता है। यहाँ पर ऐसे नट बोल्ट्स लगे रहते हैं। मीटर ब्रिज को याद करें आप, इस तरीके से मीटर ब्रिज में एक वायर लगी रहती है, प्रतिरोध तार ए बी। ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है। यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर, एक कुंजी और इसके बाद आगे एक चौकी यहां पर लगा देते थे। याद होगा आपको ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाईं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स। हमने जब इसको स्टडी किया था तो हमने बाईं ओर के गैप में अज्ञात प्रतिरोध लगाया था और दाईं ओर हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया था। ठीक है, आज क्वेश्चन में उन्होंने किया ये है कि बाईं ओर का जो गैप है उन्होंने इस गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको उस वक्त भी बताया था। आप अज्ञात प्रतिरोध यहां लगा लेंगे तो आरबी यहां लगाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस बॉक्स, और अगर अज्ञात प्रतिरोध यहां लगाएंगे तो रेसिस्टेंस बॉक्स यहां लगाना पड़ेगा। यहां पर रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया, यहां अज्ञात प्रतिरोध लगा लेंगे जिसका प्रतिरोध हमें मालूम करना है। आपको याद होगा क्योंकि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए यहां पर जितना प्रतिरोध होता है उसे क्या मानते थे, R1। यहां के प्रतिरोध को क्या मानेंगे, R2। जिस पॉइंट पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी, अगर C बिंदु पर मिली तो इधर वाले तार का जितना भी रेसिस्टेंस होगा इसे R3 मानेंगे और इस तार का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम R4 मानेंगे। लेंथ नहीं, याद रखें, लंबाई नहीं। A और C, AC लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा उसे R3 और CB लंबाई के तार का प्रतिरोध R4। पूरा तार कितना लंबा लगाते हैं, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, लगभग सारी बातें याद आ गई होंगी आपको। और इसमें एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, R1 बटे R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर R3 हमें L लेंथ पर मिलता है, L सेंटीमीटर लंबाई पर, तो R3 अपॉन R4 हमने कैलकुलेट किया, सॉरी, R3 अपॉन R4 की वैल्यू आती है आपकी L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अगर ये L सेंटीमीटर है तो ये लेंथ बाकी बची 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये इसमें एक फॉर्मूला बनता था आपका मीटर ब्रिज में, उसका यूज हम लोग करते थे। अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, अब आपको पहचानना है कि कौन कौन सी चीजें आपको दी गई हैं। देखिए, दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करना है हमको। एक वायर हमको दिया गया, उसका हमको मीटर सेतु से प्रतिरोध निकालना है। ऐसा करने के लिए बाईं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध ले लिया। बाईं ओर जो ये लेफ्ट गैप में प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, इसमें से हमने 2 ओम की निकाल दी। अगर हमने 2 ओम की कुंजी निकाल दी तो क्या आप बता सकते हैं R1, R2, R3, R4 इनमें से किसकी वैल्यू 2 ओम होगी। लेफ्ट गैप में RB लगा हुआ है, इससे 2 ओम का की निकाल दिया, मतलब धारा के मार्ग में 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया हमने। तो R1, R2, R3 और R4
इन 4 में से ये 2 ओम किसकी वैल्यू है? R1 की, क्योंकि यहां से निकाला ना हमने। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R1 इज इक्वल टू 2 ओम। अगर आप ऐसा करते वक्त ये फिगर भी बना देते हैं तो ये और भी अच्छा माना जाएगा आपके लिए। शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। अब बताइए ये 40 सेंटीमीटर हम किसको लिखें, क्या लिखें? L। शून्य विक्षेप की स्थिति हमें एक सिरे से 40 सेंटीमीटर पर मिली, तो ये 40 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? L को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने L इज इक्वल टू लिख दिया 40 सेंटीमीटर। आगे लिखा है तार का प्रतिरोध क्या होगा। अज्ञात तार कहां लगाया है? यहां पर आपने। इसी का प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? R2 आपसे पूछा जा रहा है। R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बक्स में से कितने ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा? एक काम कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और सेकेंड पार्ट। इन्होंने बोला 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप अगर निकालना है आपको, दोबारा यही लंबाई हमको कितनी चाहिए? हम अभी कितने पर शून्य विक्षेप स्थिति मिली है? 40 पर। हम चाहते हैं कि ये लेंथ हमें 60 पर मिले, थोड़ा और यहां जाकर नल पॉइंट हमको मिले। इसका मतलब हम 60 किसको चाहते हैं? L हम 60 चाहते हैं। तो दूसरी कंडीशन के लिए L कितना लिख लेंगे हम? 60 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बक्स में से कितने ओम प्रतिरोध लेना पड़ेगा। आपको जब ये 60 पर पाना चाहेंगे तो यहां से कितने ओम का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या पूछा जा रहा है? R1 की वैल्यू पूछी जा रही है। ये सेकंड पार्ट के लिए हो गया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप फॉर्मूला भी समझ गए, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L से। R1 की जगह पर बेटा 2 ओम लिखेंगे, R2 हमें मालूम करना है। L की जगह पर 40 सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस L इज अगेन 40 सेंटीमीटर। क्योंकि L सेंटीमीटर में यूज करना है तो हमने मीटर में कन्वर्ट भी नहीं किया। देखो उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं हम उसे। समझ रहे हैं ना हमारी बात आप? वैसे आपने देखा होगा अधिकतर न्यूमेरिकल्स में क्या कर लेते थे हम, लेंथ अगर हमारी सेंटीमीटर में दी गई है तो हम मीटर में बदल लेते थे ना उसको। आज नहीं बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 100 को भी तो किस में यूज कर रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो हम L को भी सेंटीमीटर में यूज करेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे। आप सोच सकते हैं क्या उससे आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा? आंसर नहीं आएगा। क्यों? देखो ऊपर L का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। यहां भी इसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट तो बचेगा ही नहीं ना। सेंटीमीटर और मीटर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा हमें। सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 काम 2 और इस 40 को काट दिया, 20 बार में कट गया। 1 अपॉन R2 20 अपॉन 100 में से 40 माइनस कर दो, 60। 20 एक कम, 20 तिया 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R2 को 1 से करोगे, R2 3 को 1 से कर दोगे, 3 ओम। इसका मतलब जो ये आपने अननोन रेसिस्टेंस यहाँ लगाया हुआ है वो कितने ओम का लगाया था आपने? 3 ओम का लगाया था। मालूम चल गया हमको। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ जिसमें पूछा जा रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध वही रखेंगे हम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिले जा करके। तो प्रतिरोध बॉक्स में से कितना प्रतिरोध निकालना है? इस बार आप ये बताइए मुझे, आपको मालूम क्या क्या है? मालूम क्या करना है? R1 मालूम क्या क्या है हमको? इस बार हमें L भी मालूम है देखो, और ये R2 हमें पता है। क्यों? हम फर्स्ट पार्ट में निकाल के आए हैं और इसको हमने बदला नहीं है, वही लगाया है। तो R2 की सेम वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। R2 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। अभी कैलकुलेट किया है, फिर से वही फॉर्मूला आप लगाइए।
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4C। R3 अपॉन R4 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो L अपॉन 100 माइनस L हमको मिलता है, L अपॉन 100 माइनस L। इस पार्ट में R1 हमें ज्ञात करना है, R2 की वैल्यू 3 ओम है, L 60 है और 100 माइनस 60, R1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 माइनस 60 करोगे तो 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 6 काटोगे 1.5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 1.5 टाइम्स में 6 कैंसिल हो जाएगा। अब R1 चाहिए, 3 को उधर भेजना पड़ेगा हमको, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 ओम। इसका क्या मतलब हुआ? और अगर आप चाहते हैं कि हम 60 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो तार बदलने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिरोध बॉक्स में से केवल 4.5 ओम की निकाल देनी है बस। नहीं समझ आया? इस तरह से ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और देखिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मैंने आपको याद भी दिलाई कुछ पुरानी बातें, देख लीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। बस उसमें यही होता था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, बस सिंगल फॉर्मूला यूज होगा, और मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने लगाया है। आप नोट कर ले, कुछ क्वेश्चन हम लोग पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड भी लगाएंगे, क्योंकि मीटर ब्रिज में उतना ज्यादा झंझट नहीं है, पोटेंशियोमीटर में थोड़ा ज्यादा समझने की आवश्यकता है आपको। तो आप प्लीज इससे नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, एक विसर्पी तार से जोड़ी गई है। 3 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम दिया गया है, हमने उसको एक विसर्पी तार से जोड़ा है। विसर्पी तार का मतलब एक ऐसा प्रतिरोध तार जिसमें हम चौकी को ऐसा स्लाइड कर सकते हैं। प्रतिरोध तार से जोड़ी गई है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर और प्रतिरोध 5 ओम है। किसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है? वही प्रतिरोध तार जो है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और उसका पूरे तार का प्रतिरोध 5 ओम के बराबर है। एक वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लेता है, एक ऐसा वोल्ट मीटर है हमारे पास जो ना के बराबर धारा लेता है। ना के बराबर धारा क्यों लेता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो करंट नहीं लेता ज्यादा, ना के बराबर करंट लेता है। तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच उसको जोड़ दिया हमने। पूरा तार 100 सेंटीमीटर का है, पर हमने उसको केवल 60 सेंटीमीटर लेंथ में कनेक्ट कर दिया, बाकी 40 सेंटीमीटर छूट गया। तो उस समय वोल्टमीटर का पाठ क्या होगा? उस समय वोल्टमीटर में क्या रीडिंग आ रही होगी? कहने का मतलब यूं, वोल्टमीटर आपको क्या बताता है? परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर। आपने उसे तार की कितनी लंबाई में जोड़ा है? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बताना है कि वो जो वायर लगी होगी प्रतिरोध तार, उसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच का कितना विभवांतर है। बस यही चाहिए हमको। आप चाहें तो इसका एक छोटा सा फिगर भी हम आपको बना के दिखा सकते हैं, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हमने एक बैटरी यहां पर बना दी है, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट दिया गया है। बहुत अच्छे से समझिए, इसके न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में भी पोटेंशियोमीटर के आते हैं, अधिकतर देखे गए हैं। तो 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, और इसी का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है? 1 ओम। एक विसर्पी तार से जोड़ दी गई है। यहां पर एक ये तार है, यहां से लेकर यहां तक ये हमने जोड़ दिया है, और इस तार को हम क्या मान लेते हैं? AB। समझ गए आप? और अब आपको याद आ रहा होगा, अगर पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा भी ध्यान होगा, कि ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। हम कहा करते हैं ना प्राथमिक परिपथ है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा।
इसमें बाकी चीज़ें रियोस्टेट लगाना, की लगाना क्वेश्चन में नहीं बोला गया, हमने नहीं लगाया है। एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने से फिर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इनका भी कुछ प्रतिरोध है क्या, इसलिए जितना क्वेश्चन में बोलेंगे हम उतना ही करेंगे। तो ये कनेक्शन हमने एक तो कर दिया, और यहाँ ए बी क्या चीज़ है, प्रतिरोध तार है। अब प्रतिरोध तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध 5 ओम है। देखो भैया, यहां पर जो आप फिगर देख रहे हैं, क्या बता सकते हैं किसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर और प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है, ए बी का? तो हम ऐसा नोट कर लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं एल ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कितनी दी गई है भैया, 100 सेंटीमीटर, और ए बी तार का प्रतिरोध भी दिया गया है, वो हमको दिया है 5 ओम। एक वोल्ट मीटर जो ना के बराबर धारा लेता है, तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच जोड़ा गया है। हम मान लेते हैं कि हमने यहां से उसको लगाया, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और इसे यहां पर कनेक्ट कर दिया गया। कितनी लंबाई के बीच इसको जोड़ा गया है, 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच। यहां पर जौकी का पॉइंट है और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, आपको यह पता लगाना है बेटा कि वोल्ट मीटर एक्चुअली परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है, क्योंकि इस वोल्ट मीटर को हमने बिंदु ए और बिंदु जे के बीच लगाया है। तो हमें यह पता लगाना है कि ए और जे के बीच में कितना विभवांतर है, क्योंकि वही नाप के तो ये बताएगा हमको, पूरा तो बताएगा नहीं, क्योंकि पूरा बताने के लिए इसको कहाँ लगाना पड़ता मुझे, यहाँ। तो ये वोल्ट मीटर ए और जे बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है ये हमको बताएगा। और वही चीज हमसे पूछी जा रही है कि तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच का विभवांतर। तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर यही आपसे पूछा गया है। क्या आपको कुछ बातें याद आ रही पोटेंशियोमीटर से जुड़ी हुई, नहीं याद आ रही हैं? चलिए हम थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं आपको। अगर हम किसी तरह से इस प्रतिरोध तार का विभव प्रवणता मालूम कर लें, विभव प्रवणता क्या होती है याद करिए। एक यूनिट डिस्टेंस चलने पर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने पर विभव में जितना अंतर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो अगर किसी तरह से हम ये पता लगा लें कि ये जो तार है उसमें जब हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलेंगे तो विभव में कितना अंतर आ जाएगा, अर्थात विभव प्रवणता मालूम कर लें अगर हम, तो हम 60 सेंटीमीटर लंबाई चलने पर विभव में कितना अंतर आएगा हम ये भी बता सकते हैं। फिर आपको नहीं समझ में आया? देखो 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर अगर मालूम हो जाए तो 60 का तो हम बता सकते हैं ना, 60 का गुणा करा देंगे, है ना? यही करना है हमको, और उसके लिए हमको इस तार की विभव प्रवणता मालूम करनी है। विभव प्रवणता कैसे मालूम करेंगे, क्या होती है विभव प्रवणता? हम क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में जिक्र हो रहा है तो हम सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर चलने पर कितना विभवांतर आता है ये मालूम करना है। अब इसका टोटल विभवांतर अगर मालूम हो जाए हमें, देखना हमारा प्लान क्या है। अगर ए और बी के बीच का कुल विभवांतर मिल जाए हमें, तो ए और बी की कुल लंबाई हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच का कुल विभवांतर मिल जाए तो लंबाई हमको मालूम है, फिर हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर लंबाई पर अगर इतना विभवांतर है तो 1 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना विभवांतर होगा। फिर हम 60 का भी निकाल देंगे बड़ी आसानी से। लेकिन इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? क्या 3 वोल्ट होगा या ये कुछ और होगा? इधर का सर्किट आप भूल जाओ,
अब उधर वाला सर्किट देखिए, प्राइमरी सर्किट, 3 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका प्लस ए से माइनस बी से कनेक्ट है। तो क्या हम ये मान लें कि ए और बी के बीच में 3 वोल्ट का विभवांतर आएगा? क्योंकि बैटरी का प्लस ए से जुड़ा है, माइनस बी से जुड़ा हुआ है, तो क्या पूरा 3 वोल्ट ए और बी के बीच आपको मिलेगा? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, उसकी वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल सेल के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा, तो पूरा 3 वोल्ट ए और बी में नहीं मिलेगा आपको। फिर कितना मिलेगा? इसके लिए हमको करंट चाहिए भाई। तो करंट कैसे निकालेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। प्राथमिक परिपथ में धारा सबसे पहले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें यह मालूम हो जाए कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है तो I इंटू आर करके विभवांतर आ जाएगा। I कैसे निकाला जाए? ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, देखो ये पूरा I का एक फॉर्मूला भैया आपने पढ़ा हुआ है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, याद आया आपको? तो E कौन सा? 3 वोल्ट, स्मॉल r उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R यहां पर कौन होगा बता सकते हैं? AB का। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये AB के बीच लगी है ना, और AB का कुछ प्रतिरोध है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर कैपिटल R की जगह RAB प्लस स्मॉल r लिखूं। इससे प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा हमको मिल जाएगी। E की जगह 3 वोल्ट, व्हाट इज RAB? 5 ओम प्लस स्मॉल r 1 ओम, I is equal to 3 upon 6, then I is equal to 6, 5s are 30, I is equal to 0.5 एम्पियर। मीन्स यहां से करंट ऐसे चलेगी, ये यहां पर आएगी, फिर यहां इससे जाएगी और इस तार में फ्लो होते हुए फिर से यहां ऐसा इंटर कर जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पर। सर्किट में करंट मिल गई आपको। अब ए और बी के बीच का विभवांतर निकालिए कितना होगा। इसलिए ए व बी के बीच विभवांतर VAB, विभवांतर का क्या सूत्र होता है? I इंटू R। तो करंट कौन सी चाहिए? जो AB में बह रही है। R किसका चाहिए? AB का। तो I, करंट तो पूरी जितनी वहां से आ रही पूरे AB में जा रही है, I इंटू और प्रतिरोध चाहिए RAB। आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो करंट यहां से आएगी इस जंक्शन के बाद इधर नहीं जाएगी? क्या आप बता सकते हैं इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? तार तो ये भी जुड़ा हुआ है, तो इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जाएगी? नहीं जाएगी। आप जानते हैं क्यों? एक वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लेता है, साफ लिखा हुआ, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि ना के बराबर करंट लेता है। ना के बराबर मतलब करंट नहीं ले रहा है वो, तो पूरी की पूरी करंट यहां से चली जाएगी। समझ आ रहा है आपको? ठीक। I इंटू RAB, इसलिए पूरी की पूरी करंट हम इसके साथ यूज कर रहे हैं। I की वैल्यू है 0.5 और R है 5 ओम। इस तरह से A और B के बीच का कुल विभवांतर हमको मिल गया 2.5 वोल्ट। देखो भैया बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? दिखता भी नहीं क्या आपको? 3 वोल्ट की, और A और B के बीच कितना लगन मिल रहा है हमको? 2.5 वोल्ट। कहां गया ये 0.5 वोल्ट? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से सेल के अंदर ही ये इतना पोटेंशियल गिर गया है, ड्रॉप हो चुका है 0.5 वोल्ट। अगर आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 होता तो आपको पूरा A और B के बीच कितना मिल गया होता? 3 वोल्ट मिल जाता। अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से फिर सभी देखो।
ए और बी के बीच का टोटल विभवांतर कितना है बताइए, और ए और बी के बीच टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो प्रतिरोध तार का, इसका मतलब क्या निकला कि प्रतिरोध तार के 100 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर कितना है 2.5 वोल्ट। ये तो मीनिंग निकला इसका। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिरोध तार के 100 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर कितना है 2.5 वोल्ट। इसलिए 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर कितना होगा बताइए। क्या किया जाए बोलिए भाई। 100 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर 2.5 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर 100 का भाग दे दो। ऐकिक नियम नहीं आता आपको, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना। 10 पेन का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य कितना है 50/10, ऐसे 2.5 अपॉन 100 वोल्ट। आपको कितनी लंबाई का विभवांतर चाहिए, तो अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर इतना है, इसलिए 60 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर क्या होगा, क्या करा जाए, गुणा करवा दो। तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 60 वोल्ट। देखो बेटा, दशमलव हटा दिया, एक जीरो बढ़ा सकते हो आप। इस जीरो से इसका जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 से 6 को काट देंगे 1.5 वोल्ट। तो पूरी तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 2.5 वोल्ट है, लेकिन इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, और उन्हीं 60 सेंटीमीटर के बीच में ही तो हमने वोल्ट मीटर लगाया है, इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.5 वोल्ट आएगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आप ये बताएं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद और लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 9 ओम तथा लंबाई 9 मीटर है। एक विभवमापी है, उसका जो पूरा तार लगा है वो 9 मीटर लंबा लगा है और उसका प्रतिरोध भी 9 ओम का है। एक अज्ञात प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट की सेल इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है, ठीक है। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, किस प्रतिरोध का, वो जो अज्ञात प्रतिरोध बोला गया है, जिससे कि तार पर जो विभव प्रवणता मिले आपको वो 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर हो जाए। विभव प्रवणता 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर का मतलब क्या है कि जब हम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस चलें तो कितना विभव में अंतर आ जाए 1 माइक्रोवोल्ट, ये हमको मिल जाए। फिगर हमने पुराना वाला ही यूज कर लिया है, उसके नंबर्स केवल इरेज कर दिए यहां से। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी विभवमापी का तार है, इसकी टोटल लेंथ बेटा कितनी दी गई है, सॉल्यूशन, ए बी की टोटल लेंथ दी गई है 9 मीटर और ए बी का टोटल रेसिस्टेंस भी दिया गया है 9 ओम। एक अज्ञात प्रतिरोध और 2 वोल्ट की सेल श्रेणी क्रम में लगाई गई। इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध लगाया गया है, ये हम अज्ञात प्रतिरोध यहां लगा देते हैं। इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, यही है वो अज्ञात प्रतिरोध और उसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर। और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की यह सेल लगी है।
तो ये जो तार है इसकी श्रेणी क्रम में एक अननोन रेसिस्टेंस और 2 वोल्ट ईएमएफ की एक सेल लगा दी जाती है, जोड़ दिया मैंने। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, वो जो रेसिस्टेंस दिया है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मींस हमको कैपिटल आर, अकॉर्डिंग टू आवर फिगर हमें कैपिटल आर की वैल्यू मालूम करनी है। तार पर विभव प्रवणता 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर हो जाए। क्या आपको याद है कि विभव प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित किया जाता है। देन रो इज इक्वल टू 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये मीटर में लेंथ दी गई है तो आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और या तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। लेंथ का यूनिट तो पूरे में एक जैसा रहना चाहिए ना आपका, तो चाहे इस मिलीमीटर को मीटर में बदल लो या इस मीटर को मिलीमीटर में बदल दो, आपको जैसा अच्छा लगे वो कर लो। हमको तो इसे मीटर में बदलना अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, बदल लिया जाए। देखो रो इज इक्वल टू, पहले माइक्रोवोल्ट को वोल्ट में बदलिए, क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर -6, अपॉन में आ गए, अपॉन में मिला मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 टू द पावर -3 मीटर। इस तरह से हमने रो की वैल्यू पता लगाई। रो इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजोगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट पर मीटर, ये रो की वैल्यू आ गई। मतलब साफ है कि 1 मीटर जब डिस्टेंस आप चलोगे तो 10 टू द पावर -3 वोल्ट के बराबर विभव में अंतर मिलेगा, इतना छोटा छोटा। 10 टू द पावर -3 वोल्ट का मतलब 1 मिली वोल्ट। जब 1 मीटर चल जाओगे तब 1 मिलीमीटर का डिफरेंस केवल आएगा, 1 मिलीमीटर वोल्ट का, मिलीमीटर नहीं, आई एम सॉरी, 1 मिली वोल्ट। मिलीमीटर तो लेंथ का यूनिट होता है, मिली वोल्ट का केवल डिफरेंस आएगा। ये हमने विभव प्रवणता निकाल ली, निकाल नहीं ली सॉरी, ये जो वैल्यू दी गई है उसको यूनिट को कन्वर्ट करके सुइटेबल बना लिया अपनी कैलकुलेशन के। ओके, अब आगे का कैलकुलेशन हमको करना है, आर मालूम करना है। हमें रो की जानकारी है तो कुछ ऐसा करते हैं, तो रो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो का फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला कहीं से भी लाओ, देखो रो के कई फॉर्मूले हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि रो का मेन रो है क्या, एकांक दूरी चलो जितना विभव में अंतर आ जाए वही रो बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम करना ये चाहते हैं कि ए और बी के सिरों के बीच का अगर विभवांतर हम निकाल लें, ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर अगर हमको मिल जाए तो ए और बी की लेंथ हमको पता है, ए बी के बीच की 9 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि 9 मीटर का लेंथ, 9 मीटर लेंथ का विभवांतर है इतना, तो 1 मीटर लेंथ का विभवांतर कितना होगा वो हम पता लगा सकते हैं। अब ए बी के बीच का विभवांतर अगर चाहिए तो पहले आपको करंट चाहिए सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, तभी तो V बराबर आई आर करके निकाल पाएंगे आप। तो ठीक है, पहले सर्किट में करंट निकालते हैं। परिपथ में वैद्युत धारा I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E अपॉन कौन कौन सा प्रतिरोध धारा के मार्ग में आएगा। पहले तो ये AB का प्रतिरोध आएगा धारा के मार्ग में, फिर ये कैपिटल R भी आएगा अज्ञात वाला, इसलिए टोटल क्या लिखना पड़ेगा मुझे, RAB प्लस कैपिटल R। वैल्यू लिखिए, I इज इक्वल टू व्हाट इज E, 2 वोल्ट। RAB की वैल्यू कितनी है, 9 ओम, और कैपिटल R यही तो हमको मालूम करना है, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। अब इतनी वैद्युत धारा बह रही है ये पूरे सर्किट में, ऐसा यहां पर, यहां सब जगह सेम करंट। अब हम ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना चाहते हैं। अब प्रतिरोध तार
में ए व बी के बीच विभवांतर वी ए बी इज इक्वल टू, विभवांतर का सूत्र I इंटू आर। तो I कौन सी, जो ए बी में फ्लो हो रही है, तो I ले लिया। R कौन सा, ए बी का, तो आर ए बी। I की जगह पर हमने लिखा 2/9 प्लस आर, और आर ए बी की वैल्यू बेटा 9 ओम। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो वी ए बी आ जाएगा 18/9 प्लस कैपिटल आर। इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के सिरों के बीच का। ठीक है, अब विभव प्रवणता कैसे निकाली जाएगी? वी नो विभव प्रवणता रो इज इक्वल टू, विभव प्रवणता में मेन मकसद आप जानते हैं क्या होता है? जितनी तार की लेंथ पता हो आपको, उतने ए का क्या मालूम होना चाहिए, तो उतनी ही लंबाई के विभवांतर में उतनी ही लंबाई का भाग दे दो अगर, तो विभव प्रवणता निकल आएगी। अब देखो, अगर पूरी का विभवांतर मालूम है तो पूरी लंबाई का भाग दे के विभव प्रवणता निकाल सकते हो। अगर इतनी लंबाई आपको मालूम है, इतनी लंबाई का विभवांतर आपको मालूम है, तो इतनी ही लंबाई का भाग देकर विभव प्रवणता निकाल सकते हो। क्योंकि विभव प्रवणता को पूरे तार से, इतने तार से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि 1 मीटर लंबाई का विभवांतर कितना होगा, बस। तो हमको पूरे तार का विभवांतर मालूम है, पूरे की लंबाई मालूम है, इसलिए पूरे से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे वी ए बी अपॉन आर ए बी, इससे विभव प्रवणता आ जाएगी। विभव प्रवणता की वैल्यू है 1 × 10⁻³ वी ए बी की वैल्यू है 18/9 प्लस आर अपॉन आर ए बी, इसका मतलब अपॉन 9। तो ये बेटा अपॉन में हम 9 लिख दिया बगल में हमने। ठीक है, आपको कैपिटल आर ए बी बटे में ही तो चाहिए, तो बटे में तो उसकी वैल्यू लिखी हमने। सॉल्व कर दो, 9 दूना 18। आप चाहें तो एक काम कर दें, इसके नीचे 1 मान सकते हैं आप, ये 10⁻³ आप अपॉन में भेज दीजिए, तो यहां जाके एक ऐसा हो जाएगा +3, और 10 की घात +3 का मतलब 1000। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 1000 इज इक्वल टू 2/9 प्लस आर। ठीक है, 2/9 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा 9 प्लस आर इज इक्वल टू 2000। 2 का 1000 से वो 2000। हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, 2000 में 9 माइनस हो जाएंगे, इस तरह से आर की वैल्यू आ जाएगी 1991 ओम। कहने का मतलब यूं, इस सर्किट में जो ये अज्ञात प्रतिरोध लगा है ना, अब ये अज्ञात नहीं रहा, अब हमारे लिए क्या हो गया, ज्ञात। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1991 ओम। ऐसा लग रहा है किसी सन में लगाया गया, 1991 सन में। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान 1991 ओम के बराबर होगा। इतना बड़ा प्रतिरोध लगाया गया था। अब आप बताएं, तरीका समझ में आ रहा है? एक मेन पॉइंट जो मैं आपको फिर से स्ट्रेस करके बताना चाहता हूं वो ये है कि विभव प्रवणता के लिए कभी आप परेशान मत होइए। विभव प्रवणता में आपको 2 चीजें चाहिए बेटा, देख लो ध्यान से, विभवांतर और नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, लंबाई होना चाहिए यहां पर। तो एल ए बी, देखिए आई एम सॉरी, ये गलती मेरे से हो गई, पर वैल्यू हमने उसकी 1/9 लिखी थी यहां पे। देखो क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, विभव प्रवणता में सूत्र क्या होता है, V/L। बस ध्यान इतना रखिएगा, जितनी लेंथ का विभवांतर मालूम हो,
अगर उतनी ही लंबाई से आप भाग दे देंगे तो उस तार का विभव प्रवणता निकल ही आएगा। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि पूरी लंबाई का विभवांतर मालूम होना चाहिए, पूरी लंबाई मालूम होनी चाहिए तब आंसर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल इतनी लंबाई का विभवांतर पता हो, बस इस विभवांतर में इतनी ही लंबाई का लेकिन भाग देना। तार की जितनी लेंथ का विभवांतर उतनी ही लंबाई से डिवाइड करना है। ऐसा कभी मत करना कि विभवांतर पूरे तार का ले लिया और लंबाई में थोड़ी लंबाई का भाग दिए दे रहे हो, ये नहीं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही लेंथ, जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही लेंथ आपको लेनी है। चाहे जैसा फिगर मिल जाए आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल ही जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आगे और सवाल जो मिलेंगे हमको, हम उनसे अलग अलग तरीके से निकाल लेंगे। तो आप ये सोचकर परेशान नहीं होंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो VAB/LAB होता है यार, या इन्होंने ऐसा लगा दिया। ऐसा नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, बस उसका मकसद यही है यूनिट डिस्टेंस चलने पर कितना विभवांतर आ जाता है, बस ये उसका मेन पॉइंट है। अब वो आप कैसे निकाल लेते हो, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ से निकालते हो या इतने का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इतनी लेंथ से निकालते हो, इट डजंट मैटर, इससे फर्क ही नहीं पड़ता हमको। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप मन में रखो। ये हमने एक न्यूमेरिकल लगा लिया, आप प्लीज इससे नोट कर लें। इसके आगे और चलते हैं नेक्स्ट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक विभवमापी को स्थिर विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक विभवमापी है, उसको हमने एक स्थिर विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया, मतलब एक ऐसी बैटरी से जिसका विद्युत वाहक बल बदलेगा नहीं, जितना होगा उतना रहेगा। ठीक है। एक कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.0182 वोल्ट है का संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है। उसके साथ हमने विभवमापी के तार के साथ में एक और दूसरी सेल लगाई। कौन सी सेल लगाई? कैडमियम सेल। उसका हमने जब तार पर नल पॉइंट पता लगाने का प्रयास किया, शून्य विक्षेप की स्थिति, तो वो हमें कितने सेंटीमीटर पर मिली? 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर मिली हमको। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिर से इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से ना बहुत अच्छे आइडिया मिलते हैं और चीजें अंदर से समझ में आती हैं कि कौन सी बात हमको बताई जा रही है, क्या हमको मालूम करना है। इसलिए फिगर हमने कोई नया तो नहीं बनाया, वही बना हुआ है, उसी से हम आपको समझा देंगे। ठीक है। ये विभवमापी का तार है AB। उन्होंने बोला कि इसके साथ हमने एक स्थिर विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया। ये स्थिर विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। तो ये है वो स्थिर विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका जिक्र क्वेश्चन में किया गया है। जोड़ दिया हमने। ठीक है। करंट फ्लो करेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करेगी तार के दोनों सिरों के बीच। प्राइमरी सेल का काम ही यही है। ओके। आगे एक कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.0182 वोल्ट है, इसका संतुलन बिंदु नल पॉइंट हमें एक सिरे से 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है। इसका मतलब इसमें कैडमियम सेल भी लगाई गई है। आपने पूरा पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, उसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं। क्या आप बता सकते हैं ये जो अगली सेल लगाई जाएगी कहां लगाई जानी चाहिए? आपको याद होगा प्राइमरी सेल और हमारी जो सेकेंडरी सेल होती हैं दोनों के प्लस प्लस से जुड़ते हैं। याद आया कुछ? दो पहलवानों वाली कहानी नहीं याद आई आपको? आ गई? अच्छा, तो कहां जोड़ा जाए? यहां पे ये हमने लगा दी। देखिए बेटा, ये प्लस और माइनस, यही है वो कैडमियम की सेल। इसका ईएमएफ कितना दिया गया है? देखो, इसका ईएमएफ हम ई डैश मान लेते हैं क्योंकि उसका ई मान लिया, तो इसका ई डैश मान लो, E1 मान लो, कुछ बदल दो थोड़ा सा बस। 1.0182 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसका विद्युत वाहक बल है। संतुलन बिंदु, इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया।
गैल्वेनोमीटर के आगे जौकी लगाया और जौकी को जब हमने तार पर 339.4 सेंटीमीटर लेंथ पर टच करवाया, जैसे इतनी लेंथ पर टच करवाया, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का क्या हो गया? 0। संतुलन बिंदु इतनी लंबाई पर मिला। विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करिए। इतना सारा कुछ देने के बाद रो की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके मन में कुछ चल रहा है? कोई आइडिया है जिससे हम इस विभव मापी के पूरे तार का विभव प्रवणता निकाल सकें? बताइए, किसको कौन चाहता है कि मैं बताऊंगा? और आप सबको आता है, और नहीं आता तो आप इतनी देर से सुन क्या रहे हैं? फिर क्या निकालना है बताइए। अच्छा, विभव प्रवणता के लिए हमने एक तरीका क्या बताया है आपको? अभी पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको क्या तरीका बताया। उसके लिए आप ये परेशान मत हो कि पूरे तार का विभवांतर चाहिए, पूरे तार की लंबाई चाहिए, मत परेशान होइए। जितनी लंबाई का विभवांतर मालूम हो उतने विभवांतर में उसी लंबाई से क्या कर दीजिए, अपने आप पोटेंशियल ग्रेडियंट आ ही जाएगा। अभी भी कोई आइडिया नहीं चल रहा आपके मन में? चल रहा है क्या? हाँ जी, ए और जे के बीच विभवांतर कितना है ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? ये नहीं दिमाग में है, किसी के है दिमाग में? हम बताते हैं, सुनिए। आपको ये ध्यान नहीं है, नहीं तो आपको सब मालूम है। अच्छा, ये बताइए, ए और जे के बीच ये सेल संतुलन में आई है। इसका मतलब है कि ए और जे के बीच विभवांतर उतना ही होगा जितना इस सेल का विद्युत वाहक बल है, तभी तो बैलेंस हुई है। नहीं समझ में आया? आ रहा है आपको समझ में? तो बिंदुओं ए और जे के बीच का विभवांतर उतना ही होगा जितना इस सेल का ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि तभी तो ये वाली सेल इतनी लंबाई पर बैलेंस हुई है, नहीं तो और ज्यादा पर होती या थोड़े और कम पर हो जाती। लेकिन इतनी लंबाई पर बैलेंस होना, इसका मतलब ए और जे पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। फिर आपको एक मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बार बार कह देते हैं कि ए और जे के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है। मैं तो कहूंगा ही यार, क्यों? क्योंकि करंट जीरो है, और जब सर्किट में करंट जीरो होती है, एट दैट सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बराबर होता है। समझ आ रहे हैं आपको? तो बिंदुओं ए और जे के बीच का विभवांतर कितना है? इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। चित्र से या प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रश्न से स्पष्ट है कि विभव मापी के तार में बिंदुओं ए व जे के बीच विभवांतर VAJ लिख देते हैं। ठीक, कितना है विभवांतर? तो ये विभवांतर इस वाली सेल, जिसको कैडमियम सेल बोला गया है, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल, तो ए और जे बिंदुओं के बीच का विभवांतर ई डैश के बराबर आ जाएगा, और ई डैश की वैल्यू है 1.0182 वोल्ट। अब ए और जे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो मिल गया। क्या ए और जे तक की लंबाई पता है? बेशक पता है, देखो लिखी हुई है।
ए से जे तक की लेंथ कितनी है? 339.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए जे इज इक्वल टू 339.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसलिए विभव मापी के तार की विभव प्रवणता, रो इज इक्वल टू, बताइए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई कि मैंने इतने दो बिंदुओं के बीच का विभव इसके विद्युत वाहक बल के बराबर ले लिया? याद आ गया ना आपको? अच्छा, रो के लिए क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे बताइए? ए और जे के बीच का विभवांतर बटे ए से जे तक की लंबाई। ए और जे के बीच का विभवांतर है 1.0182 वोल्ट। ये है 339.4। अब बउआ देखो, ये एक अंक पे दशमलव है, यहां 4 अंक पे दशमलव है, तो जब आप इसको हटाओगे तो इसका खिसक के यहां पर आ जाएगा, अभी भी 3 अंक पे रहेगा। उस 3 अंक को भी इधर ले जाने के लिए 10 टू द पावर हमने -3 लगा दिया, खिसका दिया तीनों अंक भी उसको। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 3394 का जब 10,182 में भाग दोगे, आई थिंक कि ये 3 बार चले जाना चाहिए। 3 चौके 12, 3 9 27, 1 28, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 बार चला जाएगा, तो ये इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। क्या आप मुझे विभव प्रवणता का यहां जो मात्रक लिखना चाहिए वो बता सकते हैं? क्या लिखना चाहिए मुझे यूनिट? अरे सूत्र देखो, ऊपर क्या आ रहा है? V। V हमने काहे में यूज किया? 1.0182 वोल्ट। वोल्ट में है तो इसको क्या लिख देना चाहिए? वोल्ट। 339.4 सेंटीमीटर, तो इसको मुझे लिख देना चाहिए सेंटीमीटर में। नहीं समझ आया? बस हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया विभव प्रवणता का। अब आप ये बताएं, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? आया समझ में? तो आप प्लीज नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है भैया, लिखा हुआ है किसी विभव मापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। प्राथमिक परिपथ के द्वारा हमने उसके तार के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित कर दी है, बैटरी लगा करके। द्वितीयक परिपथ में जुड़े एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल दिया गया है 1.018 वोल्ट, और एक अज्ञात सेल, मतलब सेकेंडरी सर्किट में 2 सेल लगाई गई हैं। उनमें से एक का विद्युत वाहक बल हमें मालूम है 1.018, दूसरे का विद्युत वाहक बल हमको नहीं पता, अज्ञात है। इन दोनों के लिए जब हम विभव मापी के तार में नल पॉइंट पता लगाने जाते हैं, संतुलन बिंदु मालूम करने जाते हैं, तो पहली वाली सेल मानक सेल के लिए इतने सेंटीमीटर पर और दूसरी वाली सेल के लिए इतने सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपको ज्ञात ये करना है, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता निकालनी है और अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल भी मालूम करना है। ठीक है, अब फिगर बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। फिगर बना लिया जाए जरा। ये हमने बना दिया इस पे, ये विभव मापी का तार AB, इसके दोनों सिरों के बीच प्राथमिक परिपथ के द्वारा एक विभव प्रवणता स्थापित की जाएगी। ये प्राथमिक परिपथ के द्वारा हमने विभव प्रवणता स्थापित कर दी। इधर पूरा सर्किट ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। ठीक, विभव प्रवणता स्थापित की गई है। द्वितीयक परिपथ में जुड़े एक मानक सेल, द्वितीयक परिपथ में 2 सेलें लगाई जाएंगी। एक सेल हमने ये लगा दी, सपोज दिस इज स्टैंडर्ड सेल।
ये स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ हम E1 मान लेते हैं, दैट इज 1.018 वोल्ट। और एक दूसरी अज्ञात सेल भी लगी हुई है, इसको भी मैं यहीं कनेक्ट कर देता हूं। देखिए ये प्लस माइनस, सपोज ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल इज E2। दोनों को आगे जा करके कनेक्शन आपको याद है, एक 2 की सिस्टम लगाया गया था इस पे, और यहां बीच से फिर हम ले गए, यहां गैल्वेनोमीटर लगाया, उसके बाद यहां जॉकी को टच करवाया। ये 2 की सिस्टम लगाया गया था, आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो। ठीक, पहले के लिए संतुलन बिंदु कहां पर मिला? इस पर। किस सेल के लिए? E1 के लिए। पहले हमने E1 लगाई और इसके लिए हमें जो संतुलन बिंदु मिला, वो संतुलन बिंदु हमको मिलता है इतनी डिस्टेंस पर, L1। देखो सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। पहली जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ कितना है? 1.018 वोल्ट। और इसके लिए ये वाली जो सेल है, इसके लिए नल पॉइंट कितनी लेंथ पर मिला हमको? 305.4। बउआ हो, ये बात समझ नहीं आ रही है क्या आपको? सवाल में लिखा है ना, अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु क्रमशः। क्रमशः का मतलब जो पहले दी गई है उसके लिए पहले लेंथ है, जो सेल बाद में जिक्र है उसके लिए बाद वाली लेंथ है। तो पहले वाली सेल का कौन सी थी? स्टैंडर्ड वाली, मानक सेल, इसलिए उसके लिए ये लेंथ है। दूसरी सेल जिसका ईएमएफ हमें मालूम करना है, मालूम नहीं है हमको, उसके लिए लेंथ कितनी दी गई है? 450 वोल्ट। अब ज्ञात करना है आपको। हाँ बेटा, ओ आई एम सॉरी, ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपको पता क्या लगाना है? सबसे पहले विभवमापी के तार में विभव प्रवणता, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फिर से बताइए रो का मान कैसे निकाला जाए, बताएं जल्दी से। रो के लिए मैंने क्या बोला? क्या पूरे तार के दोनों सिरों का विभवांतर और पूरे तार की लंबाई ही जरूरी है? नहीं। तो जितना विभवांतर मालूम हो या जितनी लंबाई मालूम हो उतने का विभवांतर जरूरी है, बस। तो क्या है ऐसा कुछ आपके पास जानकारी? ऐसा ये जो कुछ दिया है उसमें से कुछ ऐसा नॉलेज है कि इतने सिरों के बीच का विभवांतर इतना है और लंबाई इतनी है, तो निकाल सकते हैं हम? है ऐसा नॉलेज कुछ भी? नहीं, नहीं मालूम। मालूम है, बताइए क्या है? देखो, पहली वाली सेल L1 लंबाई पर संतुलित हुई है, इसलिए पहली वाली सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो L1 लंबाई के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर ही आएगा। समझ आ रहा है? इसको हम मान लेते हैं J1। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर हम A और J1 के बीच का विभवांतर पूछें, A और J1 के बीच, तो A और J1 के बीच में कौन सी सेल बैलेंस हुई है? स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ इतना है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर इसी के विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा, E1, दैट इज इक्वल टू 1.018 वोल्ट। अब A से J1 तक की लंबाई भी हमको मालूम है L1, तो बस निकाला जा सकता है। इसलिए विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, विभवमापी के तार की विभव प्रवणता रो इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा?
ए और J1 के बीच का विभवांतर लेंगे और ए से J1 तक की लेंथ ले लेंगे बस। ए और J1 के बीच विभवांतर VA_J1 अपॉन LA_J1 मतलब L1। ए से J1 तक की लेंथ L1 ही तो है, बस सॉल्व कर लो अभी आप इसको। ए से J1 तक का विभवांतर 1.018 वोल्ट, लेंथ कितनी है L1 305.4। एक काम करिए, इसमें एक अंक पे डेसिमल है, इसमें 3 अंक पर पॉइंट है, हटाइए और नीचे बढ़िया से 2 अंक पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि नीचे तो एक ही अंक पे दशमलव था ना, ऊपर 3 अंक पे था, तो ऊपर 2 अंक ज्यादा थे तो नीचे उसके बदले 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1000 से इसको काटोगे 3 बार में कटेगा भाई ये, तो रो इज इक्वल टू 1/300, 3 बार में ये कटेगा, उसके बाद 2 जीरो। ये क्या आप इसका यूनिट बता सकते हैं मुझे? ये जो हमने लिया है ये वोल्ट में लिया हुआ है, और L1 जो हमने ली है वो सेंटीमीटर में ली है। तो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता कितनी आ गई? 1/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ऐसे ही आंसर भी दे रहे हैं वो। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। बउआ क्या आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई भाई? आया? अब सेकेंड पार्ट, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। अज्ञात सेल मतलब ये वाली सेल, ये वाली सेल कितनी लेंथ पर संतुलित हो रही है? जाकर के L2 लेंथ पर संतुलित हुई है, इसलिए इस सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी के तार में A और J2 के विभवांतर के बराबर आएगा। लिखेंगे अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू विभवमापी के तार में L2 लंबाई का विभवांतर। L2 लंबाई का विभवांतर। अब 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर 1/300 है, तो L2 यानी कि 450 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर कितना होगा? उसके लिए हम रो इंटू L2 कर देंगे सीधे। रो लिखेंगे 1/300, L2 450 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो की वजह से एक अंक पे दशमलव, और फिर 3 से इसे डिवाइड कर दोगे, 1.5 वोल्ट। इस तरह से वो जो अज्ञात सेल हमारी है, ये अज्ञात सेल है, इसका विद्युत वाहक बल भी हमने निकाल लिया। आप जानते हैं इसका विद्युत वाहक बल एक और तरीके से निकाल सकते थे। कौन से तरीके से? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो E1/E2 L1/L2। इन चारों चीजों में अगर हमें कुछ नहीं मालूम था तो वो था E2, बाकी तीनों चीजें हमें पता थी, तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके E2 निकाल लेते। पर ऐसे भी सही है, जैसे आपकी मर्जी वैसे निकाल लो। तो ये हमने लगा लिया, 31 नंबर लगाया। इसके न्यूमेरिकल एक दिन और लगा लेते हैं, ताकि पोटेंशियोमीटर में अभी तो थोड़े से और न्यूमेरिकल बन जाएं, और उसके बाद खत्म कर देंगे इसको। तो एक क्लास और करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड, जिसमें पोटेंशियोमीटर पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। थैंक यू।